नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कल की भारी गिरावट के बाद रुपए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुधार से चढ़ा बाजार, लेकिन मिड कैप में कोहराम जारी। कल की रिकॉर्ड गिरावट के बाद संभला रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे मजबूत होकर 59.26 पर बंद। पावर कंपनियों को राहत, कैबिनेट ने महंगे इंपोर्टेड कोल का बोझ कंज्यूमर पर डालने की मंजूरी दी और कैबिनेट ने निवेली लिग्नाइट में 5% हिस्सेदारी बेचने की भी मंजूरी दी। ओएफएस के जरिए 466 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। 600 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आज खुला एचयूएल का ओपन ऑफर। जानकारों ने कहा टेंडर के बदले ओपन मार्केट में ही शेयर बेचें। रिलायंस कैपिटल ने सोना बेचना बंद किया, कहा सोने का इंपोर्ट कम करने के लिए उठाया कदम। गोल्ड सेविंग फंड्स में भी निवेश सस्पेंड। फ्यूचर रिटेल में 32% से ज्यादा की गिरावट। शेयर में आज से स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स लागू। फैशन कारोबार अलग कर फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस बनाई। काफ़ी वॉलेटाइल कारोबार आज देखने को मिला। हमने देखा सुबह थोड़ा सा दबाव में कारोबार हुआ, उसके बाद रिकवरी की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद एक तेज सेल ऑफ देखने को मिला और आखिरी आधे घंटे में हमने देखा बाजार ने थोड़ी सी सुधार के साथ क्लोजिंग दी। दरअसल जो आज हर निशान में हम बंद होने में सक्षम रहे हैं, उसका कुछ वजह रुपया भी है। रुपये में आज एक रिकवरी देखने को मिली है और इसी की वजह से आज सेंसेक्स निफ्टी देखिए हरे निशान में जाकर बंद हुए हैं। लेकिन कुछ और ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने थोड़ी मजबूती रिकवरी में थोड़ी मदद करी। मिसाल के तौर पर ओएनजीसी का स्टॉक, इन्फोसिस, ये सारे ऐसे काउंटर्स थे, हैवी वेट्स थे जिन्होंने आज बढ़त की ओर जाने में निफ्टी को मदद करी। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक दो और प्राइवेट सेक्टर बैंक थे जिनमें एक आज रैली देखने को मिली सेकंड हाफ में। इसके अलावा आज सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला मिड कैप बैंकिंग स्पेस में। काफ़ी सारे शेयर हैं, लंबी लिस्ट है। कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा यूको बैंक जैसे स्टॉक्स आज दिन भर प्रेशर में कारोबार करते रहे। देना बैंक के अलावा काफ़ी सारे और छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनमें एक प्रेशर देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बात करी, इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, साउथ इंडियन बैंक, लंबी लिस्ट है बैंकों की जहां आज अच्छा खासा प्रेशर बना रहा। धनलक्ष्मी बैंक में भी देखिए आज 6% तक की गिरावट देखने को मिली। साउथ इंडियन बैंक 10% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया। शो में आगे बात करेंगे कि क्या इसकी वजह थी, लेकिन एक और स्टॉक की बात करनी काफ़ी ज़रूरी है और वो है फ्यूचर रिटेल का शेयर, जो आज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स के तहत ट्रेड कर रहा था और इसीलिए आज हमने देखा ये शेयर एडजस्ट होता हुआ नजर आया और बाजार में भी हमने देखा इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स के बाद भी इसमें एक अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ था। करीब 34% कमजोरी के साथ ये शेयर बंद हुआ है। सरकार ने दरअसल इजाज़त दे दी है कंपनियों को जो पावर इंपोर्ट करती हैं वो अपनी कीमतें आगे पास ऑन कर सकती हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कोल इंपोर्ट करती हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि अब बाज़ार में डर यही सता रहा है कि पावर की कीमतें बढ़ेंगी और इससे डिस्कॉम्स को नुकसान होता हुआ नज़र आएगा और इसीलिए आरईसी, पीएफसी जैसे स्टॉक्स में 5 से 6% तक की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। काफ़ी सारे और हाई बीटा स्टॉक्स थे जिनमें आज एक प्रेशर देखने को मिला। जिंदल स्टील एंड पावर, अपोलो टायर का स्टॉक, सिंटेक्स, और ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन पे अच्छा खासा कर्ज है और इसीलिए हमने देखा कि इन कंपनियों से निवेशक हाथ छुड़ाते हुए नजर आए। पुंज लॉयड में भी अच्छी खासी पिटाई हुई। एचडीआईएल में भी हमने देखा 5% तक की गिरावट आज देखने को मिली। लेकिन बाजार की आगे की चाल कैसी रह सकती है, क्या करना चाहिए ऐसे बाजार में, आपको यही सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी। शर्मा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जिस तरह से आज हमने नमस्कार डिस्कस आज हमने देखा कि एक रिकवरी देने की कोशिश करी है बाजार ने। आपको क्या लगता है, ये रिकवरी थोड़ी सस्टेनेबल है या फिर ये एक डेड कैट बाउंस था? इसको बाउंस भी नहीं कह सकते। ये एसेंशली एक परख ले रहा है कि क्या आगे चल के हुए यूएस फेड ने जो कमेंट्स किए हैं, ये क्या उनके कमेंट्स के अंदर चेंज आ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिस तरह से और जहां पे रुख होता है तो उसका एक जायजा ले रहा था हमारा बाजार। और आज सपोर्ट किया पूरे जायजे को रुपये ने, जो करीब मजबूत जिस अपेक्षा से जिसकी अपेक्षा थी कि इतना कमजोर खुलेगा उतना कमजोर न खुल के उसने जो दृढ़ता दिखाई वो थोड़ी बहुत बाजार के अंदर दिखाई दी। तो ये कह पाना कि हम खतरे के निशान से बाहर निकल पाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हम खतरे में ही हैं?
ये भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये डेवलपिंग स्टोरी है और इसका पक्के तौर पे अभी 3-4 दिन के बाद ही कहा जा सकेगा कि और हम नीचे जाएंगे या नहीं। लेकिन ये बात है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो ओवरऑल उन्होंने जो अभी तक का जो एक सिस्टम था उसको एक हिला दिया है बिल्कुल, और एक नए सिरे से इन्वेस्टर भले ही वो किसी भी एसेट क्लास में हो, करेंसी में हो, कमोडिटीज में हो, इक्विटीज में हो, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। शर्मा जी, आपने अभी भी कहा कि फेड के कुछ स्टेटमेंट्स में चेंजेस आ सकते हैं। किस तरह की अपेक्षा है बाजार को, क्या चेंजेस हो सकते हैं वो? देखिए, फेड ने खासकर मिस्टर बर्नानके ने जो कहा है कि हम इस साल के 2013 के अंत में हम जो हमारा 85 बिलियन डॉलर जो प्रति माह वो खरीदते हैं उसके अंदर वो टेपरिंग करना शुरू करेंगे, यानी कि धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे। तो वो एक मैकेनिज्म है जिससे लिक्विडिटी मार्केट को दी जाती है। बाजार का ऐसा मानना है कि जब हमने पिछले 5 साल में लगातार लिक्विडिटी बढ़ती देखी है, ऐसे वक्त में अगर ये लिक्विडिटी घट जाएगी तो जो इमर्जिंग मार्केट्स में जो पैसा आ रहा है वो यहाँ से चला जाएगा और उसके चलते हुए हम बहुत सारे आउटफ्लोज देखेंगे। अब बाजार को ये अपेक्षा है कि क्योंकि इस स्टेटमेंट से काफी हड़कंप मचा है ग्लोबल अक्रॉस द एसेट क्लासेस में, तो हो सकता है किसी अगली मीटिंग के पहले, लेकिन किसी स्पीच के दौरान जो बहुत सारे गवर्नर्स बोलते हैं फेड के बारे में, कोई कहीं न कहीं इन्वाइटी होता है, तो उस स्पीच के दौरान अगर वो इस तरह का सुनने को मिले कि वो शायद अभी एक बार रणनीति को दोबारा सोचेंगे, तब शायद इस बात के सपोर्ट मिल सके कि ये जो रुकावट, जो लगातार जो कमजोरी का दौर है वो रुक सके। शर्मा जी, आज स्टॉक्स की बात करें तो हमने देखा मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, मिड कैप जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर तो एक तो ये है कि अभी हाल ही में हमने इस तरह के सरकार की तरफ से ऐसे बयान सुनने को मिले हैं हमको कि जिससे कि एक कंसोलिडेशन का फेस आएगा जहाँ पे कुछ 2 या 3 बड़े बैंक बचेंगे, बाकी सबका कंसोलिडेशन हो सकता है। तो थोड़ा बहुत एक जो अपेक्षा हो लोगों को उसकी वजह से। दूसरा, जो पावर सेक्टर में जो जिन लोगों का एक्सपोजर है उनके तहत भी एक कमजोरी का सवाल था, क्योंकि वहाँ पे जिन्होंने उन कंपनियों को दिया है और जिनको वहाँ पे और भी अभी एनपीएस आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो आज जो डिसीजन आया है उससे मुझे नहीं लगता कि ये सरकार ये जो पावर कंपनीज हैं उनके अंदर इतना पावर रहेगा कि वो ब्याज की दरें, जो बिल की दरें बढ़ा पाएंगी। उनको कोर्ट कचहरी को जाना की वो दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे वक्त के अंदर इनका बढ़ा पाना मुश्किल रहेगा और वहीं पे इनको मार पड़ी है। पर मेरा ये मानना है कि यही क्षेत्र अब आगे चल के सोमवार को सुधरेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जो कुछ कदम आज उठाए हैं लेट शाम को, जिसके अंदर जिनका हाउसिंग के अंदर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जिनका एक्सपोजर है, जैसे एक्सिस बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, उन बैंकों को काफ़ी फायदा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे रियायतें दी हैं उन्होंने रिस्क में, और दूसरा ही ओवरऑल जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है दोनों के अंदर राहत दी है। शर्मा जी, आज आपने देखा फ्यूचर रिटेल के शेयर में भी दबाव देखा गया। हम ये समझ रहे हैं कि डीमर्ज हुआ इसका फैशन कारोबार और आज से ये फैशन कारोबार अलग होने के बाद केवल रिटेल कारोबार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। अब आप कैसे देखते हैं इस कारोबार को जो इस समय ट्रेड कर रहा है? 32% तक की गिरावट, हालांकि कुछ एडजस्टमेंट भी रहा होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एडजस्टमेंट के से ज़्यादा ये शेयर आज गिरता हुआ नजर आया है? एडजस्टमेंट तो दरअसल थोड़ा कम ही होना था, बिकॉज 3 शेयर के ऊपर 1 शेयर मिला है जो नई कंपनी है उसका, तो ये उससे कहीं ज़्यादा ये स्टॉक गिर गया है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस बात को लेके भी लोगों को, इन्वेस्टर्स को डर है कि जो सरकार की नई रणनीति है कि रिटेल के अंदर अब वो जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना पड़ेगा जो लोग आएंगे उनको, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनियों का बिक पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। काफ़ी डेट है इस कंपनी के पास और यहाँ पे दिक्कतें हैं, तो इनका लगातार मेरे ख्याल से जो नया सेटलमेंट एक बार शुरू हुआ है खासकर इस चीज़ के लिए, वो एक काफ़ी ख़राब है और यहाँ पे निवेशकों को
मेरे ख्याल से थोड़ा और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। शर्मा जी, एचयूएल पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? ओपन ऑफर अनाउंस हुआ था 600 रुपये प्रति शेयर पर, आज से वो ओपन ऑफर खुल भी गया है। रिटेल निवेशकों को आप क्या सलाह दे रहे हैं, खासकर अपने क्लाइंट्स को? इस ओपन ऑफर में टेंडर कर दें या फिर शेयर ओपन मार्केट में ही बेच लें, क्योंकि 600 रुपये के आसपास तो शेयर इस समय भी चल रहा है। आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है अपनी? देखिए, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उनके प्रमोटर उनके अंदर शेयर बढ़ा रहे हैं और इस भाव के ऊपर, तो एक निवेशक जो लंबी अवधि के लिए इस सेक्टर में रहना चाहता है बाकायदा निवेशित रह सकता है। लेकिन जिसको बेचना है उसको बेचने से अच्छा ये है कि जिसको डिसीजन ले लिया है कि मैं यहाँ से निकलूंगा, तो उसको ओपन ऑफर में देने के बजाय अगर वो यहाँ पे देता है, बाजार में बेचता है, तो उसको फायदा ये होगा कि कैपिटल गेन्स उसका एग्जेम्प्ट रहेगा बिल्कुल, 1 साल से ऊपर उसकी होल्डिंग है तो। और वरना इंडेक्सेशन से उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ओपन ऑफर में देते हो तो आपको इंडेक्सेशन लगेगा आपको, या आपको एक फ्लैट तौर पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, वो ओवरऑल जो नेट प्रोसीड्स मिलेंगी आपको कम मिलेंगी। तो बेचना है तो आप बाजार में बेचिए, और रखना है तो बाकायदा आप निवेशित रह सकते हैं। चलिए शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि बाजार अब चार्ट्स पर कैसा लग रहा है और यहाँ पर आपको सोमवार को किस तरह की पोजीशंस निफ्टी में बनानी चाहिए। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि अब आपको क्या रणनीति है जो बाजार में पैसा बना कर दे सकती है। तो ये सब चर्चा करेंगे शर्मा जी से एक ब्रेक के बाद। स्टॉक टॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो गया है अब ये जानने का कि निफ्टी में आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। हम अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि चार्ट्स पर निफ्टी में अब क्या पोजीशन बनती है, लॉन्ग साइड की या फिर शॉर्ट साइड की। और आज भी हमने बात करी पुनीत किनरा से। उनका कहना है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करने की चेष्टा करनी चाहिए। 5720 तक के लेवल्स उनको दिखते हैं। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। 5624 पर ये स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हमने बात करी श्रीकांत शेट्टी से और उनका भी कहना है कि यहाँ पर खरीदारी करने की चेष्टा करनी चाहिए। 5715 का लेवल उनको आते हुए दिखता है। 5630 का एक स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए इस लॉन्ग पोजीशन पर। राकेश बंसल और इनका मानना है कि यहाँ पर निफ्टी में बेचकर चलना चाहिए। 3 में से एक एक्सपर्ट हमारा बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं और उनका कहना है 5600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी यहाँ से करीब 67 पॉइंट्स की गिरावट आपको सोमवार को देखने को मिल सकती है। 5715 का एक स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर इस पोजीशन पर लगाना चाहिए। चलिए, अब ये रहा तो निफ्टी पर, लेकिन बाजार में किस तरह से पैसे बने, यही सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ शर्मा जी बने हुए हैं। शर्मा जी, हमने कई बार आपसे काफ़ी सारे स्टॉक्स पर राय मांगी और आपने काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स पहले बताए हैं, लेकिन ये बताइए स्टॉक्स के अलावा भी कोई और तरीका है बाजार में पैसा बनाने का, कोई और विकल्प? ये जो निफ्टी कोई भी एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको ETF बोलते हैं, उसके अंदर अगर निवेशक पैसा लगाए तो उसको एक बात का ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि वो इसके अंदर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसका पैसा लगातार एक ऐसी चीज़ में लगाया जाता है जो इंडेक्स का एक हिस्सा होता है। जैसे निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक हैं, तो अगर आप निफ्टी ETF में पैसा लगाते हैं तो आपका वो पैसा उन्हीं स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शन में लगा जाएगा। फंड मैनेजर कोई गलती नहीं कर सकता, और आपको अंत में अगर आपने 2 साल पैसा लगाए रखा या 3 साल पैसा लगाए रखा, तो एक आम तौर पर जो एक धारणा होती है कि निवेशक को कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, वैसी दिक्कत नहीं आती। आम तौर पर ये होता है कि आपको इंडेक्स ने अगर शिकायत ये होती है कि 5000 का निफ्टी पहुंच गया 7000 पे, लेकिन मेरा स्टॉक तो पिट गया, तो वो डर आपको इंडेक्स ETF में या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगाने में बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपका ETF भी बढ़ेगा, बिकॉज ETF मार्केट का ही दूसरा नाम है। जब हम बात करते हैं कि एक फलाना इंडेक्स कैपिटल मार्केट में इतना रिटर्न देता है, तो वो निफ्टी या सेंसेक्स दोनों ही हैं, तो किसी में भी लगाइए, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो देखनी आवश्यक है। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप ऐसा ETF चुनें जो लिक्विड हो, वरना आपकी जो कॉस्ट है, इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और इनमें से आप चुन लीजिए। और ओवरऑल इसको एक जो आम आदमी है वो इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर एवरेज नहीं कर सकता है, लेकिन ETF के अंदर आप बाकायदा एवरेज कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली।
क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि कब इसको बेचना है, बिकॉज ऑटोमेटिकली अगर कोई भी ऐसा स्टॉक एक खराब हो गया आपके इंडेक्स में से, तो उसको ऑटोमेटिकली निकाल के बाहर कर दिया जाएगा और आपके रिटर्न को इम्पैक्ट नहीं आने दिया जाएगा। तो ओवरऑल एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास समय नहीं है, और दूसरा उसके पास टाइम नहीं है, और दूसरा उसके पास नॉलेज भी नहीं है कि रिसर्च करने के लिए कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, ऐसे निवेशक के लिए ये बेस्ट है। शर्मा जी, कौन सा ETF खरीदना चाहिए, आपकी राय क्या होगी? और दूसरी बात ये भी बताइए कि जैसे ETF काम करता है वैसे म्यूचुअल फंड्स भी काम करते हैं, काफ़ी सारे लोगों की ये धारणा है, वैसे उन लोगों के लिए बताइए कि म्यूचुअल फंड्स और ETF में फ़र्क क्या है? देखिए, जो एक म्यूचुअल फंड है वो अपने एसेट मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है, और वो आम तौर पर 1.5% से 2.5% कुछ भी हो सकती है, जबकि इसके अंदर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आम तौर पर आधा टका जैसे ही होते हैं। निफ्टी जो डिविडेंड देता है साल में करीब 1.2 या 3% की उसकी यील्ड है, उसमें से आधा टका ले भी लिया तो 0.7% आपके पास वापस डिविडेंड के तौर पे या आपके एनएवी के तौर पे आपको वापस मिलता है। तो उस वजह से एक काफ़ी सस्ता काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर एक फंड मैनेजर अपनी भावनाओं में बह सकता है, हो सकता है तैश में आके कोई गलत डिसीजन ले ले। वो निफ्टी का फंड मैनेजर ऐसा कभी नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लीक से बाहर हटने का। उसको सिर्फ निफ्टी में जो स्टॉक हैं उन्हीं को ही लेना है और उसी प्रोपोर्शन में लेना है जिनका निफ्टी में वेटेज है। तो गलती की संभावनाएं नहीं है, पर एक बात जरूर है कि आपको जो रिटर्न मिलेंगे एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। जो मार्केट का रिटर्न है वो आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे स्टॉक है जो गंदा परफॉर्म करेंगे। आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा। तो एवरेज रिटर्न के लिए और विदाउट एनी और कम कॉस्ट पे एक ये अच्छा तरीका है। चलिए, तो ये एक बेहतरीन विकल्प है जो शर्मा जी सुझा रहे हैं। निफ्टी 20 में आप निवेश कर सकते हैं, यानी इंडेक्स ETFs में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न लंबी अवधि में देखने को मिल सकता है। SIP आप कर सकते हैं निफ्टी 20 में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। स्टॉक टॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो गया है अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान HDFC सिक्योरिटीज़ के VK शर्मा जी बने हुए हैं। काफ़ी सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल पूछ रहे हैं। वृशाली जी ने हमें फ़ोन किया है। वृशाली जी नमस्कार, बताइए कहाँ से फ़ोन कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम थाने। मैंने आरकॉम के शेयर्स ले रखे हैं, 300 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 117। मुझे यही मालूम करना था कि शुड आई होल्ड दी शेयर्स एंड फॉर हाउ लॉन्ग। और आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है? जी, ट्रेडिंग का नज़रिया है शर्मा जी, और छोटे से मुनाफा इस समय हो रहा है। आज हमने देखा 4% की पिटाई होती हुई इस काउंटर में, क्या सलाह देंगे? मेरे ख्याल से टेलीकॉम सेक्टर वापस आ रहा है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है प्राइसिंग का, और इनकी जो डील्स हुई हैं वो इनको थोड़ा राहत का सांस देंगी, इनका डेट थोड़ा कम होगा। लेकिन क्योंकि आपका नज़रिया ट्रेडिंग का है तो आप 115 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए अपने, जो इतना ही, इससे ज़्यादा आप नुकसान सहन मत कीजिएगा। और जैसे ही 120 125 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ा दीजिए, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। चलिए, अगला सवाल जयदेव जी का है। जयदेव जी नमस्कार, बताइए आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और आपका पूरा सवाल क्या है? नमस्कार शर्मा जी, जयदेव बात कर रहा हूं अहमदनगर से। जी सर, मैंने PFC के 2000 शेयर बाय किए 195 से। ओके। 6 महीने में होल्ड कर सकता हूँ इसको। अभी 50 रुपए नीचे है काउंटर। 6 महीने का नज़रिया है शर्मा जी। आज भी हमने देखा PFC REC की अच्छी खासी पिटाई हुई, इसी डर से कि अगर पावर की कीमतें बढ़ेंगी तो शायद डिस्कॉम्स को नुकसान हो सकता है, उन कंपनियों को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए PFC में खासकर? देखिए, आप एक PSU स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और ये सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, लेकिन फिलहाल इसमें जब तक वो कदम सरकार नहीं उठाती है, जब तक ये सेक्टर का सुधर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसे वक्त में एक बात पक्की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बाकी पहलू हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी ये सलाह कि आप PFC से निकल के IDFC में जाइए और वहाँ पे आप 6 महीने का इंतजार कीजिए, तो वहाँ पे आप शायद बेहतर रिटर्न्स आपको मिल पाएंगे। चलिए, PFC से बेहतर IDFC हो सकता है, तो ये राय शर्मा जी की। इसके अलावा जीत राजू जी ने भी हमें फ़ोन किया है। जीत जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार, मैं मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। 5000 शेयर्स तक लेना चाहता हूँ मैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो मेरा सवाल ये था कि ये
अभी इसका एंट्री पॉइंट ठीक है या मुझे कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट? शर्मा जी, मुथूट में निवेश करना चाहते हैं, 113 का भाव है। आज भी मुथूट मन्नापुरम दोनों ही दबाव में रहे। जिस तरह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है, सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और घरेलू बाजार में टूटी हैं। यहाँ पर इस शेयर पर भी प्रेशर पड़ रहा है, क्या करना चाहिए? क्या ये सही स्पेस है, पहले ये बताइए सर। ये स्पेस इस वक्त सही नहीं है। ये स्पेस अच्छी है लेकिन इस वक्त सही नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरह के गोल्ड इंपोर्ट्स पे बैन लगा है और यहाँ पे इनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा इन टर्म्स ऑफ इनके एनपीएस लगातार 6 महीने में बढ़े हैं। तो आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना अच्छा है, लेकिन इस स्टॉक में नहीं। आप हो सकता है जब कभी भी गोल्ड की स्थिति सुधरे तो आप वापस आवाज़ को फ़ोन करके वापस राय ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में न लगाएं। चलिए, मौजूदा वक्त सही नहीं है मुथूट मन्नापुरम जैसी कंपनियों में निवेश करने का, ये राय शर्मा जी की निकल कर आ रही है। शर्मा जी, वक्त हो गया अब आपसे विदा लेने का। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आज के लिए? जो राय हमने आपको दी है आपके प्रोग्राम पे, वही हम अपने क्लाइंट्स को और अपने बाकी अन्य दर्शकों को भी दी है। और ये जो निफ्टी 20 का जिसका हमने जिक्र किया है, उसका मेरा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी प्रतिमाह होता है। चलिए, धन्यवाद शर्मा जी, आज समय निकालकर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। स्टॉक टॉक में फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद।